हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन क्लासेस। माय नेम इज़ शरद कुमार। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ओके, इस वीडियो में मैं पूरे कॉन्सेप्ट्स एक साथ पढ़ाऊंगा। वन शॉट में कंप्लीट कॉन्सेप्ट में कवर कर दूंगा और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स का मैं अलग सा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, सो लेट स्टार्ट। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी हमने बचपन से सुना हुआ है कि वायर में से करंट पास होता है और सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करते हैं। ओके, सो इफ़ आई राइट मास इज इक्वल टू 10 kg, ऐसे लिखता हूँ मैं, तो ये जो मास है इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो नंबर है जो मेजरमेंट बता रहा है, इस नंबर को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्लियर? और ये जो केजी लिखा हुआ है, ये केजी हमें बताता है कि क्या मेजर हुआ था। यहाँ पर इस केस में मास मेजर हुआ था। ओके, तो केजी को हम बोल देंगे ऐसा यूनिट, राइट। तो ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नए फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फार्मूलाज, ऐसा यूनिट्स, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी हम हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का एक सिंबल होगा। ओके, फिर उसका एसआई यूनिट होगा और फिर उसका फार्मूला होगा। तो ये जो टेबल है, ये टेबल हमें पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू बताएगा। हम इस टॉपिक को 1 by 1 पढ़ेंगे ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स। ओके, तो लेट अस सी। सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी हम जो पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, वी कैन राइट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम सिंबल Q से डिनोट करते हैं। उसका एसआई यूनिट कूलम होता है, जिसे C से डिनोट करते हैं, COULOMB, कूलम। और इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी बस ये टेबल पूरा चैप्टर का ओवरव्यू बता रहा है। तो पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका सिंबल Q है, उसका एसआई यूनिट कूलम है और उसका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE है। देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल है कैपिटल I, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर और इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। देन थर्ड वी विल हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं V से, कैपिटल लेटर V। इसका ऐसा यूनिट भी V होगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा वोल्ट। V मीन्स वोल्ट। इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देन वी विल स्टडी अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस का सिंबल है कैपिटल R। इसका ऐसा यूनिट है ओम, इसको ओम बोलते हैं, OHM। ये हॉर्स शू का जो सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होगा और इसको ओम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। और हम ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे। ओम्स लॉ पढ़ने के बाद हमें मिलेगा कि रेजिस्टेंस इज वोल्टेज अपॉन करंट, द रेशियो ऑफ वोल्टेज इज टू करंट। ओम्स लॉ, वोल्टेज एंड करंट। ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल है रो, इसको रो बोलते हैं, RHO, ये सिंबल है। ये जो रो है वो सेम चीज़ है, इसी को रीअरेंज करके लिख देना है। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। ओके, ओम मीटर। और इसका जो फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, ये हो जाएगा। देन वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज एक्चुअली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, उसका सिंबल होगा कैपिटल H। इसका यूनिट, ऑब्वियसली एनर्जी का यूनिट जूल्स होता है, JOULES, जूल्स। इसका फॉर्मूला होगा H इज इक्वल टू I²RT। ओके, देन फाइनली वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इसको डिनोट करेंगे सिंबल P से। इसका ऐसा यूनिट होगा वाट्स, WATTS, वाट्स। ओके,
डब्ल्यू प्रॉपरली लिखते हैं वाट्स। तो इलेक्ट्रिक पावर ऐसा यूनिट वाट्स। इसके 3 फार्मूला बनेंगे, P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, और वी कैन राइट P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और वी कैन राइट P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ओके, तो ये मोटा मोटा एक ओवरव्यू है, पूरे चैप्टर में ये चलेगा। अब हम जब अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो ये 1 बाय 1 हम कवर अप करेंगे पूरा, और रेजिस्टेंस नहीं तो रेजिस्टिविटी तक हम कवर कर लेंगे। इसके बाद इसके बीच में टॉपिक्स आएगा, सीरीज़ कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, फिर ओम्स लॉ आएगा, ये सब इसके बीच में आएगा। देन उसके बाद हम कंटिन्यू करके इलेक्ट्रिक पावर तक पढ़ के एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो सारा कवर अप कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक चार्ज। शुरू करने से पहले हम ये टर्म्स को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है सिंपल एक अरेंजमेंट जिसमें एक रेजिस्टर होगा, जैसे ये एक बल्ब है, इस बल्ब को एक बैटरी से लगा देते हैं और इस वायर के बीच में एक स्विच लगा देते हैं जो ऑन ऑफ करेगा। ओके, अब ये जो अरेंजमेंट है बल्ब, वायर, बैटरी और स्विच, इस अरेंजमेंट को सर्किट बोलते हैं। इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जब ये स्विच ऑन होगा तब इसमें से करंट फ्लो करेगा ऐसे। ओके, तो ये करंट फ्लो करेगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हर जगह हमें बल्ब, बैटरी सब बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। फॉर एग्जांपल हियर दिस बल्ब कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए रेजिस्टर। ओके, तो ये एक रेजिस्टर, फिर उसके बाद ये बैटरी को हम ऐसे बता सकते हैं, फिर स्विच को हम ऐसे बताएंगे, इसमें यहाँ पर ये डॉट का मतलब है स्विच ऑन, अगर डॉट हटा दो तो स्विच ऑफ, यहाँ पर स्विच ऑन रखते हैं और ये बन गया हमारा सर्किट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और ये सर्किट डायग्राम होता है। तो इसमें जो जो कंपोनेंट्स यूज हुआ है इसके बारे में आगे टॉपिक आएगा, लेकिन फिलहाल हमें ऐसे समझना है कि इसको सर्किट बोलते हैं। इसको अगर डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं ए सर्किट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ वेयर द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, कंटिन्यूअस मतलब बीच में गैप्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अगर बीच में गैप हुआ तो करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरा है क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड का मतलब कि कोई भी जगह पर ओपन नहीं होना चाहिए, मतलब एंड पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। सो व्हाट इज सर्किट? अ सर्किट कैन बी डिफाइंड एज इट इज ए कंटिन्यूअस एंड ए क्लोज्ड पाथ वेयर इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। ओके, नाउ देखते हैं सेल क्या है। यहाँ पर देखो ये बैटरी है, सिंपली हम सेल को ऐसे दिखा सकते हैं। एक सर्किट में ये सेल होता है, जो लार्जर लेंथ वाला लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो शॉर्टर लेंथ वाला लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसको सेल बोलते हैं, एक सेल। ऐसे ही अगर एक के बाद एक हम सेल्स को लगा दें तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बैटरी बोलेंगे। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। तो इसमें जो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल हैविंग सम मास विच व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड तो सुना हुआ है, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक पार्टिकल को रख देते हैं, ये पार्टिकल में कुछ मास है, तो अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उस प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोलते हैं। अब चार्ज होता क्यों है? बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल कि एक प्लास्टिक का स्केल है, उसको अगर हम ऐसे हेयर में टच करवाते हैं तो उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन वही प्लास्टिक स्केल को अगर हम हेयर में से रब करते हैं तो रब करने पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम उसको नज़दीक लेके आए तो हेयर वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जैसे हम रबिंग कर रहे थे तो वहाँ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ और उसके वजह से चार्ज हो गया, तो चार्ज प्रोड्यूस हुआ। सो चार्ज सिंपली एक प्रॉपर्टी है एक मैटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो मुझे इसमें या तो इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है इसको हम Q से डिनोट करते हैं। सो Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड इन दिस ऑब्जेक्ट।
अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बन क्यों रहा है? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है. चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो इसमें माइनस साइन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है. अब इसमें पावर नेगेटिव होने का मतलब ये है कि नंबर बहुत ही छोटा होता है. और हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब अगर दो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट अगर नज़दीक लेके आएंगे तो वो आपस में रिपल करेंगे. सिमिलरली दो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स को नज़दीक लेके आएंगे तो वो भी आपस में रिपल करेंगे. लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे. सो दिस मच इज अबाउट चार्ज. चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. COULOMB कूलम. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. लेट अस टॉक अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब है कि चार्जेस आर क्वांटाइज. जो चार्ज होता है वो पैकेट्स में होता है. मतलब सारे वैल्यूज़ नहीं आ सकते, कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं आ सकते. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, सो दैट विल बी इज इक्वल टू n टाइम्स चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. मतलब हमने देखा था कि चार्ज होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आइदर हम इलेक्ट्रॉन्स उसमें डालते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकालते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और निकलेंगे उसके बेसिस पे चार्ज प्रोड्यूस होता है. ओके. अब इलेक्ट्रॉन्स कभी टुकड़ों में नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए चार्जेस जो है वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं आएंगे, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही आएंगे. इसको समझने के लिए हम एक सीढ़ी का एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ यहाँ पर स्टेप्स बना हुआ है ऐसे. ओके. और मेरा फ्रेंड ये स्टेप चल रहा है. तो अगर मैंने मेरे फ्रेंड को पूछा कि भाई तू कौन से स्टेप में है, तो या तो ये ऐसा बोलेगा कि मैं 3rd स्टेप में हूँ, नहीं तो मैं 7th स्टेप में हूँ. तो जो भी वो आंसर बोलेगा वो एक होल नंबर होगा, कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता. राइट. मतलब वो या तो इधर खड़ा रहेगा, नहीं तो इधर खड़ा रहेगा. ये बीच में जो हवा का वैल्यू है यहाँ पर वो खड़ा नहीं रह सकता. तो सिमिलरली व्हेन वी चार्ज एन ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होगा वो E चार्ज हो सकता है, 2E चार्ज हो सकता है, 3E चार्ज हो सकता है, ये अप टू NE तक हो सकता है. मतलब बीच में जो डेसिमल वैल्यूज़ है ये नहीं आ सकते. अगर हम इसको एक नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं तो चार्ज कैन बी E, 2E, 3E लाइक दैट. तो जो बीच के वैल्यूज़ है वो नहीं आ सकते हैं. ओके. इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इट मीन्स दैट द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज n times charge of one electron, where n is an integral multiple of charge of electron. That is called as quantization of charge. Okay. I hope this much is clear. Now let us see कि how many electrons are present in 1 coulomb charge. तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, तो इसको यूज़ करेंगे. Now charge on an object is given by Q is equal to NE. Therefore N will be is equal to Q upon E. अब यहाँ पर Q के जगह पे 1 कूलम लिख देते हैं और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऐसा लिख देते हैं. यहाँ पर माइनस साइन नहीं ले रहे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं. ओके. सो नाउ व्हाट विल हैपन, कूलम विल गेट कैंसल्ड और ये ऊपर पॉजिटिव पावर हो जाएगा, तो 10⁻⁻19 लिख देते हैं. और इधर 1/1.6 हो जाएगा 0.6. ओके. 1/1.6 विल बी 0.6. तो एक डेसिमल आगे कर देंगे तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻18. सो इट मीन्स दैट इन 1 कूलम चार्ज देर आर 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. और यहाँ पर पॉजिटिव पावर है, इसका मतलब कि ये वेरी लार्ज वैल्यू है. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. ओके. अभी हम इसका नोट्स पढ़ लेते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ नोट्स हम देखेंगे. द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज. इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. फिर है इट इज डिनोटेड बाय क्यू. द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम. देन वी हैव सीन दैट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 coulomb, where minus sign means the charge is negative. Then we have seen that 1 coulomb charge contains 6 into 10⁻18 electrons. Finally, the charges are quantized. It means Q is equal to Ne. So I hope this much is clear. अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. ओके. तो शुरू करने से पहले हम इंग्लिश के 2 वर्ड्स पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज करंट एंड
व्हाट डू वी मीन बाय रेट? ओके, पहले ये दो वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, करंट एक इंग्लिश वर्ड है। करंट सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है। करंट का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज़ फ्लोइंग। अगर पानी बह रहा है तो हम बोलेंगे वाटर करंट, मतलब नदी में वाटर करंट है ऐसा। इफ़ द विंड इज़ फ्लोइंग वी कॉल इट एज एयर करंट। तो मतलब कोई भी चीज़ फ्लो करता है हम उसको करंट बोलते हैं। तो सिमिलरली व्हेन चार्जेस आर फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो एक कॉपर वायर ले लेते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं। तो ये कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम इसे चार्ज से मान लेते हैं। तो ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्लियर है। अब हम रेट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, साइंस में रेट का मतलब होता है हाउ फास्ट। ओके, हाउ फास्ट, और वी कैन से सिंपली स्पीड। ओके, फॉर एग्जांपल एवापोरेशन है और उसमें अगर रेट ऑफ एवापोरेशन बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हाउ फास्ट द एवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस। अगर डिफ्यूजन की बात करें तो वहाँ पे भी हमने देखा है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है कि हाउ फास्ट द डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस। सिमिलरली हमने पहले देखा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी में अगर ऐसा सेंटेंस आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब है कि हाउ फास्ट द चार्जेस आर फ्लोइंग, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। Okay, so electric current can be defined as electric current I is equal to the flow of charge per unit time. Okay, मैथमेटिकली रेट का मतलब होता है 1/t। अगर तुम कोई भी फिनोमेना को टाइम से डिवाइड कर दो तो हमें स्पीड मिलता है, राइट? तो सिमिलरली कोई भी फिनोमेना को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वी कैन कैलकुलेट द रेट। सो द फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय टाइम वी गेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो वंस अगेन, electric current means the flow of charge per unit time, or we can call it as the rate of flow of charge is called as electric current. So we can see here electric current is denoted by capital I. Okay, the SI unit of electric current is ampere. Okay, A से डिनोट करते हैं उसको एम्पियर बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट हमने अगर मेजर किया है तो मेजर करने के बाद हम उसको A से लिखते हैं। ओके, सो आई कैन राइट दैट I is equal to 3 एम्पियर लाइक दिस। तो ये A डिनोट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर हुआ है ऐसा। ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अब इसके अलावा स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। जैसे मास के लिए हम बोलते हैं कि मास हम नापते हैं किलोग्राम में, राइट? लेकिन जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो उसमें अदरक खरीदना होता है तो हम उसको ग्राम्स में खरीदते हैं। तो मतलब मास के स्मॉलर यूनिट्स होते हैं। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट के भी स्मॉलर यूनिट्स होते हैं। द स्मॉलर यूनिट्स आर, वन इज मिली एम्पियर एंड अनदर वन इज माइक्रो एम्पियर। ओके, ये है मिली एम्पियर और ये है माइक्रो एम्पियर। एक मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। इसका मतलब ये है, मिली तो हमें पता ही है, जैसे मिलीमीटर होता है, मिलीग्राम होता है, तो वैसे मिली एम्पियर होता है। अगर तुम एक एम्पियर का 1 एम्पियर है, सपोज 1 एम्पियर है, तो इस 1 एम्पियर का 1000 पार्ट्स करोगे तो हमें 1 मिली एम्पियर मिलता है। ओके, सो 1/1000 मीन्स 10⁻³ सिमिलरली अगर तुमने 1 एम्पियर का 2 बार 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 × 1000, तो हमें मिलेगा माइक्रो एम्पियर। इज इट क्लियर? सो दिस आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमेशा एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पियर इज डैश मिली एम्पियर, एक ऐसा, और दूसरा है कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू डैश एम्पियर। तो ऐसे सिचुएशन में पावर 3 आएगा वो तो मालूम है, लेकिन उसमें पॉजिटिव पावर लगाना है या नेगेटिव पावर लगाना है, कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन मिले तो हमेशा याद रखो कि जो मास होता है वो 1 kg इज 1000 ग्राम, ये तो हम सबको पता ही है। ओके, तो अगर यूनिट बड़ा है तो 7 का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा होगा, मतलब 7 वाला नंबर छोटा होगा। सिमिलरली अगर यूनिट छोटा है तो 7 वाला नंबर बड़ा होगा। ओके, सो हियर वी कैन सी that ampere and milliampere is given. So when we compare ampere and milliampere,
मिली एम्पियर इज द स्मॉलर यूनिट, तो साथ वाला नंबर लार्जर होगा, बड़ा होगा, तो 10 क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखो मिली एम्पियर एंड एम्पियर दिया हुआ है, तो एम्पियर लार्जर यूनिट है, तो इसका साथ वाला नंबर छोटा होगा, 10⁻³ सेम गोes with micro ampere also. If the question is 1 ampere is dash micro ampere and 1 micro ampere is dash ampere, so now we can write the answer easily. Micro ampere smaller unit है, तो साथ वाला नंबर लार्जर होगा, तो 10⁻6 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सिमिलरली एम्पियर लार्जर यूनिट है, तो साथ वाला नंबर स्मॉलर होगा, तो 10⁻6 हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Now let's talk about how to define 1 ampere. Okay, अब अगला क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है? तो हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं उसके फॉर्मूला से। फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर ये इलेक्ट्रिक करंट है, इसको अगर 1 एम्पियर बनाना है, 1 एम्पियर, तो इसको 1 कूलम कर दो और इसको 1 सेकेंड बना दो। So when 1 coulomb charge passes through any cross section of a conductor in 1 second, then the electric current is called as 1 ampere. Okay, देखो क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मीन्स अगर एक कॉपर वायर है उसको हम ऐसे कट कर देते हैं, तो कट करने के बाद जो कट पोर्शन होता है, ये जो सर्कुलर एरिया है, जो कट पोर्शन है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका मतलब ये है कि 1 कूलम चार्ज कोई भी क्रॉस सेक्शन से पास करे 1 सेकेंड में, तो उस करंट को हम 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या था कि व्हेन चार्ज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोस इन 1 सेकेंड, देन दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। बट यहाँ पर कि हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन 1 कूलम चार्ज passes through any cross section area in 1 second, then that electric current is called as 1 ampere. Okay, so this is the definition of 1 ampere. When 1 coulomb charge passes through any cross section of area in 1 second, then the electric current is called as 1 ampere current. So I hope this is clear. Then lastly, let us talk about conventional current and ammeter. Okay, let us talk about conventional current. Okay, conventional current. इंग्लिश में कन्वेंशन वर्ड का मतलब होता है रिवाज। अगर हम कोई भी चीज़ को पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम उसको हमारा रिवाज बोलते हैं, और इंग्लिश में हम उसको कन्वेंशन बोलते हैं। इट इज़ अवर कन्वेंशन टू फॉलो समथिंग। तो हुआ ये था कि इलेक्ट्रिक करंट पहले डिस्कवर हो गया था और इलेक्ट्रॉन्स बाद में डिस्कवर हुए थे। तो पहले ये माना जाता था कि गिवन सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट है, तो वह इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से होता है, ऐसा माना जाता था। तो बहुत सारे पेटेंट्स बने, बहुत सारे बुक्स छप गए, पब्लिश हो गए। ये सब होने के बाद देन इलेक्ट्रॉन्स बाद में डिस्कवर हुआ, और ये इस्टेब्लिश हो गया कि अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा होता है। मतलब अगर एक सर्किट है हमारे पास, ओके, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे स्विच लगा देते हैं इसे, ओके, ये प्लस माइनस, ऑलराइट। तो पहले ये माना जाता था कि पॉजिटिव चार्जेस ऐसे फ्लो करते हैं, ओके, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे माना जाता था। लेकिन बाद में ये इस्टेब्लिश हो गया कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो ही नहीं करते हैं, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ फ्लो होता है, ऐसे उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होता है, राइट। बट आफ्टर दिस डिस्कवरी जितने भी पेटेंट्स बने थे, जहाँ पर भी पब्लिश हुआ था, हर जगह जाके करेक्शन करना पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए आज भी हम जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे मानते हैं। रियलिटी हम सबको पता है, रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना एक्सेप्ट हो चुका है। बट जब हम पेपर में, नहीं तो फॉर्मूला में जब हम ऐसे डिनोट करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, तो हमेशा हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही बताते हैं, क्योंकि वो हमारा रिवाज है ऐसा मानना। ओके, सो कन्वेंशनल करंट का मतलब है द करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। बट इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग? इन रियलिटी electrons are flowing from negative terminal of the battery towards the positive terminal of the battery.
आई होप दिस इज क्लियर। कन्वर्शन करंट को हम आई से ही डिनोट करते हैं। जो हम इलेक्ट्रिक करंट आई हम पढ़ रहे हैं, जो कैपिटल आई हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली कन्वर्शन करंट ही है। ओके, बट इन रियलिटी हमें मन में ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। हम पेपर में नहीं तो हम हर जगह ऐसे शो करते हैं कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। द लास्ट वी हैव एमीटर। एमीटर एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है कि एक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। एमीटर दिखने में हम उसको ऐसे बता सकते हैं कि इसमें 2 वायर निकले होते हैं और इसमें एक रीडिंग होता है, एक नीडल होता है जो रीडिंग बताता है। ओके, इसको हम सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। ओके, तो सीरीज और पैरेलल ये आगे टॉपिक्स आएगा तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल ऐसे पढ़ लो कि एमीटर एक डिवाइस है। ओके, एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो अगर हम एक सर्किट में एमीटर को अगर बताएं तो एमीटर को ऐसे दिखाया जाएगा कि ए ऐसा। ओके, और यहाँ बैटरी बना देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव स्विच, एक रजिस्टर लगा देते हैं। ओके, तो इसमें हमें खास ध्यान रखना है कि एमीटर जब हम ऐसे शो करते हैं तो प्लस माइनस कहाँ देना है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो पॉजिटिव से जुड़ा होगा और नेगेटिव को नेगेटिव ऐसे बताना है। ओके, तो ये एमीटर है, ये सीरीज में लगाते हैं और ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। सो सिंपली वी हैव टू स्टडी दैट एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ओके, सो आई होप इलेक्ट्रिक करंट इज क्लियर। ओके, तो अभी हम नोट्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। पहले तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाई आई। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. The smaller unit of electric current is milliampere and microampere, where we can see that milliampere is 10 raised to minus 3 ampere and microampere is 10 raised to minus 6 ampere. Then the flow of 1 coulomb charge per second is called as 1 ampere. 1 ampere का definition. Then ammeter is an instrument which is used to measure electric current and it is connected in series with the circuit. Okay. Current which flows from positive terminal to negative terminal of the battery is called as conventional current. So I hope अभी electric current पूरा आपको clear है. Our next topic is electric potential difference और voltage. हमने भी पढ़ा कि electric current होता है the rate of flow of charge. तो charges को flow कराना है तो उसके लिए हमें electric potential difference create करना होगा. कोई भी चीज़ को flow करने के लिए कोई ना कोई type of difference होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल एक सरफेस में हम एक बॉल को कंसिडर करते हैं, तो ये बॉल अभी सरफेस में लाई कर रहा है तो ये अपने आप मूव तो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इस सरफेस को स्लांट कर दे, ऐसा टेढ़ा बना दे, तो अभी हम बोल सकते हैं कि ये बॉल जो है अब ये मूव करेगा आगे और ये बॉल इस तरफ मूव करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हाइट डिफरेंस। तो यहाँ पर कुछ हाइट है और वहाँ पर हाइट 0 है ऐसे मान लो। तो ड्यू टू दिस हाइट डिफरेंस द बॉल इज एबल टू मूव और ये मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि अगर एक पाइप है और उस पाइप के अंदर पानी पड़ा हुआ है तो सरफेस में पानी जो है जो होगा वो मूव नहीं करेगा, राइट। लेकिन इसी पाइप को अगर हम एक टैप के साथ लगा देते हैं, जैसे एक नल है और इस टैप के एक एंड में एक पाइप लगा है, तो यहाँ पर प्रेशर P1 है और इधर प्रेशर P2 0 है। तो जैसे हम इस नल को खोल देते हैं तो यहाँ पर ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर वाटर विल फ्लो। यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो पानी फ्लो करेगा। तो मतलब इन शॉर्ट कोई भी चीज़ को फ्लो कराना है तो हमें कोई ना कोई टाइप का डिफरेंस क्रिएट करना होता है। अब मान लो कि ये कंडक्टर है, इसमें से अगर मुझे चार्ज फ्लो करवाना है तो इस कंडक्टर को टेढ़ा करने पर चार्ज फ्लो नहीं होगा, राइट। और इसके एक एंड पे अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी क्रिएट करता है। सो लेट अस कंसीडर वन कॉपर वायर। तो सपोज ये कंडक्टर है, ये कॉपर वायर है, इसमें अगर मुझे चार्जेस को फ्लो कराना है एक डायरेक्शन में तो मुझे ये दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं, राइट। तो एक बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और इसके अंदर केमिकल एनर्जी होता है। ओके, अब जब हम इस बैटरी को ऐसे कनेक्ट करते हैं दो एंड्स में
तो ये बैटरी में लिखा होता है, मान लो कि इसमें 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस बैटरी में कैपेसिटी है ये दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लेगा. ओके, सो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 volt is created in between these 2 points. Due to this, the charges will flow. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में तो आ गया है, लेकिन इसको अब डिफाइन करना है. सो हाउ कैन वी डिफाइन इट? वी कैन डिफाइन दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बैटरी है इस चार्जेस पे धक्का लगा रहा है. ओके, तो जो धक्का लगा रहा है उसे हम वर्क मान लेते हैं. तो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन से वोल्टेज. तो बैटरी इस पे वर्क कर रहा है. ओके, सो वंस अगेन V is equal to W upon Q. This is the formula of electric potential difference or formula of voltage. So we can see here voltage is denoted as V. इसका SI यूनिट भी V होता है. जैसे स्विच बोर्ड में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है, तो यहाँ पर इसका सिंबल V है और ये V का मतलब SI यूनिट है. SI यूनिट मीन्स वोल्ट. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं और उसका SI यूनिट भी V होता है. सो हियर वी कैन सी दैट V is equal to 220 वोल्ट. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट अस सी व्हाट इज 1 वोल्ट. यहाँ पर अपने फॉर्मूला देखा है कि V is equal to W by Q होता है. अब मुझे डिफाइन करना है कि 1 वोल्ट कितना होगा, तो इसी फॉर्मूला में इसको और इसको 1 यूनिट लगा दो. When 1 joule of work is done on 1 coulomb charge, then the voltage is defined as 1 volt. Is it simple? 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. When 1 joule of work is done on 1 coulomb charge, then the voltage is defined as 1 volt. Now, finally, let us see what is voltmeter. An instrument which measures electric potential difference is called as voltmeter. तो यहाँ पर ये दोनों एंड पॉइंट के बीच में 1.5 वोल्ट है, ये बैटरी भी हम देख के बोल पा रहे हैं, लेकिन सपोज इसमें मेंशन ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तब हम इसमें एक वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वोल्टमीटर. वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज मेजर करेगा कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में. ओके, एक सर्किट देख लेते हैं. सपोज एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी बना देते हैं. तो ये बैटरी में इसमें कितना वोल्ट है वो मेंशन नहीं किया है. ओके, ये स्विच हो गया हमारा. अब इसमें जितना भी वोल्ट होगा उतना ही वोल्ट ये दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रोड्यूस होगा, तो उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. अब मुझे जानना है कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो उसके लिए हम कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को. तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. सीरीज और पैरेलल ये टॉपिक्स आगे आएंगे, अभी बस इतना देख लो कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो जैसे हमने एम मीटर में देखा, वोल्ट मीटर भी इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ नेगेटिव सिंबल हो जाएगा. और दिखने में भी एम मीटर की तरह ही होता है वोल्ट मीटर, समथिंग लाइक दिस. तो इसमें एक नीडल होगा, ये नीडल रीडिंग बताएगा कि कितना वोल्ट होता है और इसमें से 2 वायर से निकला हुआ है. ठीक है, तो एम मीटर को जैसे हम ए लिखते थे वैसे वोल्ट मीटर को यहाँ वी लिखेंगे. फर्क इतना है कि एम मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है. ओके, सो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ends of a resistor or 2 points in a conductor. So I hope this much is clear. अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का नोट्स देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन 2 points in a conductor is defined as the work done in moving a unit charge from one point to another point. It is denoted by V. SI unit of electric potential difference is जूल पर कुलम और वोल्ट. ये जो जूल पर कुलम है वो इस फॉर्मूला से आया हुआ है कि V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज. वर्क के लिए जूल हो जाएगा और चार्ज के लिए कुलम हो जाएगा. देन वी हैव सीन दैट 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल अपॉन 1 कुलम. Finally, we have seen that voltmeter is an instrument which measures electric potential difference between 2 points in a resistor, and voltmeter is connected in parallel with the circuit. So I hope this much is clear. Our next topic is resistance. कोई भी चीज़ अगर फ्लो करता है तो उसमें हमेशा कोई ना कोई ऑपोजिंग फोर्स लगता ही है. फॉर एग्जाम्पल, एक व्हीकल अगर रोड पे मूव करेगा तो रोड उसमें फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, तो फ्रिक्शन एक ऑपोजिशन है.
अगर मैं एक बॉल को हवा में फेंकता हूँ तो हवा एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग वगैरह उस बॉल को अपोज करेगा। तो सिमिलरली हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज फ्लो करता है वायर में। तो ये कॉपर वायर है, इसमें अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो ये कॉपर वायर इसको एक कुछ ऑपोजिशन क्रिएट करेगा, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस वर्ड में ही है, रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब है टू रेजिस्ट, इट मीन्स टू ओपोज। तो जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको कुछ ओपोज कर रहा है, सो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। इसको आर से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम। ये हॉर्स शू सिंबल है और इसको बोलते हैं ओम, OHM, ओम। ओके, तो मान लो कि एक वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू है 3 ओम्स, तो हम ऐसे लिखेंगे R is equal to 3 ohm, ऐसा। ओके, सो R is the symbol of the resistance and this symbol ohm is the SI unit of resistance। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, टू अंडरस्टैंड रेजिस्टेंस let us compare a conducting wire with a pipe। okay, so suppose I am having a pipe of smaller length and I am having a pipe of larger length। okay, मतलब एक छोटा पाइप और एक बड़ा पाइप लंबाई में। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि पाइप जितना ज्यादा लंबा होगा पानी का फ्लो उतना कम हो जाएगा यहाँ पे, राइट। मतलब बकेट पास में है, नल के पास में है और पाइप छोटा है तो पानी का धार ज्यादा होगा। लेकिन अगर बकेट बहुत दूर है और पाइप बहुत लंबा रखा है तो पानी का धार कम हो जाएगा। तो इससे हमें ये समझ आता है कि पाइप जितना लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड हुआ है। तो सेम वे एक कंडक्टिंग वायर में भी यही होता है। अगर कंडक्टिंग वायर का लेंथ L है तो ये लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा ही प्रोवाइड होगा। तो इसका मतलब अगर तुम लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हो, ओके। तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। तो आई कैन राइट हियर दैट R is directly proportional to length of the conductor। इसका मतलब as you increase the length of the conductor the resistance will also increase। so both these quantities are directly proportional। now what about area of cross section। हमने पहले ही देखा था कि area of cross section का मतलब अगर इसको हम कट करते हैं तो कट करने के बाद जो ये कट पोर्शन है, जो सर्कुलर एरिया दिख रहा है, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो अगर कोई वायर को अगर हम कट करते हैं तो कट करने पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसकी हम बात करेंगे। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट वायर जो है वो पतला हो सकता है, नहीं तो मोटा हो सकता है। ओके, तो अगर हम पाइप की बात करें तो एक पतला पाइप है और एक मोटा पाइप है, तो पानी इजीली किसमें फ्लो करेगा? ऑब्वियसली जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है उसमें पानी इजीली फ्लो करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि रुकावट ज्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा? तो आंसर इज ये जो पतला पाइप है ये रुकावट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम एरिया क्रॉस सेक्शन को ए से डिनोट करते हो, ए, ओके, A1 A2 ऐसे लिख लेते हैं। सो वी कैन से दैट फॉर ए कंडक्टर इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज्ड देन द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। मतलब पाइप जितना ज्यादा मोटा होगा रुकावट उतना कम होगा। मतलब पाइप जितना ज्यादा मोटा होगा चार्जेस इजीली फ्लो करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। तो मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू area of cross section of the conductor। if you increase the area of cross section the resistance value will decrease। if you decrease the area of cross section the resistance of the wire will increase। तो हम उसको यहाँ लिख देते हैं कि R is inversely proportional to area of cross section of the conductor। अब इन दोनों क्वांटिटीज को अगर हम साथ में लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है? R is proportional to L/A। मतलब कोई वायर है, उस वायर का लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ये जो क्वांटिटी है इसके प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं कि अभी हमने देखा कि R इज प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी। हमने देखा है कि अगर कोई चीज कोई क्वांटिटी में अगर प्रोपोर्शनल होता है तो उसको इक्वल बनाने के लिए हम एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहां पर भी हम देखेंगे कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, देयरफॉर R इज इक्वल टू rho L/A, where rho is a constant and it is called as resistivity of the material। okay, it depends upon the type of the material। for example ये एक वायर है जो कॉपर का है, ठीक है। तो कॉपर जो मटेरियल है उस मटेरियल का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ओके, रो का मतलब इसको रो बोलते हैं, RHO, ये सिंबल को रो बोलते हैं और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। it depends only on the type of the conductor, or we can say
it depends only on the material of the conductor which is used. It does not depends upon the length or area of cross section of the conductor. Okay, so resistivity. So I hope this much is clear. अब जैसे रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी है, रेजिस्टिविटी भी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका भी ऐसा यूनिट होता है. अगर इसी फॉर्मूला को हम रीअरेंज करके लिख दें कि रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, मतलब ये ए इधर मल्टीप्लाई हुआ और लेंथ नीचे डिवाइड हुआ, तो रेजिस्टिविटी बन जाएगा आर ए अपॉन एल. अब इसका ऐसा यूनिट निकालना है तो इसमें सारे यूनिट्स लगा के मल्टीप्लाई कर लो. इसका यूनिट है ओम और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट है मीटर. तो 1 मीटर विल गेट कैंसल्ड, 1 मीटर रहेगा तो यूनिट बन जाएगा ओम मीटर. ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. सो लेट अस सी दैट. नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. अब ये 10th के टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है और रेजिस्टिविटी एक इंटेंसिव क्वांटिटी है. एक्सटेंसिव क्वांटिटीज़ का मतलब है कि ऐसे क्वांटिटीज़ जो साइज़ पे डिपेंड करते हैं, और इंटेंसिव क्वांटिटी का मतलब है कि ऐसे क्वांटिटीज़ जो साइज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल ये रूम में राइट नाउ मान लो कि कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर है, जैसे मैंने एसी ऑन कर दिया है और इसमें टेम्परेचर है. अगर मैंने इसके बीच में पर्दा लगा दिया तो टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, टेम्परेचर जो है वही रहेगा. तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो इंटेंसिव क्वांटिटी में आ गया. लेकिन उसी जगह पर अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ द रूम ऐसे पूछ लिया तो पर्दा लगाने पर वॉल्यूम आधा आधा हो गया. तो पहले वॉल्यूम V था, पर्दा लगाने पर वॉल्यूम V/2 आधा आधा हो गया. तो मतलब वॉल्यूम जो है वो साइज़ पे डिपेंड कर रहा है. सो वॉल्यूम इज़ एक्सटेंसिव, टेम्परेचर इज़ इंटेंसिव. सिमिलरली कोई भी कंडक्टर होगा, उसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो डिपेंड करेगा उसका लेंथ और थिकनेस में. अगर मैंने वायर को काट दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन उसी जगह पे जो रेजिस्टिविटी है तुम वायर को कितना भी टुकड़ा में काट दो, उसका जो मटेरियल है वो चेंज नहीं होने वाला. तो मतलब रेजिस्टिविटी इज़ एन इंटेंसिव क्वांटिटी. सो आई होप दिस इज क्लियर. Now let us see the factors which affects the resistance of a conductor. The factors on which the resistance of a conductor depends on. हमने फॉर्मूला देखा है कि रेजिस्टेंस R is rho L upon A. तो यही उसके फैक्टर्स है. जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. सो द फैक्टर्स आर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, area of cross section, then resistivity or the type of the material, type of the material of the conductor. Okay, type of material of the conductor. ये 3 फैक्टर्स तो है टेक्स्ट बुक पे. इसके अलावा मैं एक और बोलना चाहूँगा कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर को चेंज करते हो तो उसमें रेजिस्टेंस के वैल्यू में भी असर पड़ता है. ओके, तो टेक्स्ट बुक में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आर दीज 3 एंड आई वुड से टेम्परेचर इज ऑल्सो ए फैक्टर. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ. George Simon Ohm conducted an experiment and he gave a relation between electric current, voltage and resistance in a circuit. मतलब अगर हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं कि सपोज यहाँ पर एक रेजिस्टर है और ये कनेक्टेड है एक बैटरी से. ओके, so here we can see V is the voltage of this battery, electric current I is flowing through this circuit and resistance is R. So Ohm's law से हमें ये तीनों में एक रिलेशन मिलता है. तो ओम ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और उसमें एक ग्राफ प्लॉट हुआ था. दिस ग्राफ इज वोल्टेज वर्सेस करंट. अब कोई भी ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वैल्यूज लिखते हैं और वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वैल्यूज लिखते हैं. तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंसिडर किया गया. जैसे यहाँ पे 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर लाइक दैट. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज वैल्यूज मिल रहा था वो है 0.4, 0.8, 1.2 एक्सेट्रा. ओके, तो ये टेक्स्ट बुक के बेसिस पे मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ. तो वोल्टेज वर्सेस करंट में जब ये ग्राफ प्लॉट हुआ तो ये ऑब्जर्व हुआ कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने का मतलब ये है कि ये दोनों जो है आपस में प्रोपोर्शनल है और लीनियर रिलेशन है. अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कर्व्ड होता, तो फिर लीनियर नहीं होगा, एक स्क्वायर या क्यूब वैल्यूज आ जाता. लेकिन स्ट्रेट लाइन होने की वजह से
ये एस्टैब्लिश हो गया कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना जितना करंट का वैल्यू बढ़ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है. सो V इज प्रोपोर्शनल टू I, देयरफॉर वी कैन राइट द रेशियो ऑफ V अपॉन I इज ए कांस्टेंट. राइट, कि अगर वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो करंट का वैल्यू भी इंक्रीज ही होगा, और जितना हम इंक्रीज कर रहे हैं उतना करंट भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि मान लो कि शुरुआत में 2 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है, तो अगर इसको मैंने कर दिया 10 वोल्ट तो करंट बन जाएगा 5 एम्पियर. इसको बना दिया 50 वोल्ट तो करंट बन जाएगा 25 एम्पियर. इसका मतलब कि V अपॉन I का जो रेशियो है V अपॉन I, तो 2 अपॉन 1 विल बी 2, 10 अपॉन 5 विल बी 2 एंड 50 अपॉन 25 विल बी 2. मतलब ये रेशियो मेंटेन रहना चाहिए. मतलब कि हम जो चेंजेस वोल्टेज में ला रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट में अपने आप चेंज आ जाएगा. वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा और ये रेशियो मेंटेन रहेगा. अब इस सर्किट में हम देखते हैं कि वोल्टेज चेंज हो सकता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट चेंज हो जाता है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो रेजिस्टेंस है. तो रेजिस्टेंस इज ए फिक्स्ड वैल्यू, सो वी कैन से दैट दिस रेशियो इज कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट जो है इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस हो जाएगा. सो वी कैन राइट V अपॉन I इज इक्वल टू R. तो ये है इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ. इसको स्ट्रेट अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR. हम न्यूमेरिकल्स में V इज इक्वल टू IR यूज़ करते हैं, अदरवाइज प्रॉपर अगर ओम्स लॉ का इक्वेशन क्या है अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, सो V अपॉन I इज ए कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज रेजिस्टेंस इन द सर्किट. अब हम ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is directly proportional to the current flowing through it provided the temperature remains the same. इसका मतलब ये है कि V is proportional to I और temperature should be constant. अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है. एक वायर जितना गर्म होते जाता है उतना उसका रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है. वायर को जितना ठंडा करोगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा. अब ये स्टेटमेंट को हमें बाय हार्ट करना होता है, तो इसको बाय हार्ट करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स लगा सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is proportional to the current flowing through it provided the temperature remains same. तो अगर ऐसा एक छोटा सा डायग्राम अगर बना के रखते हैं साइड पे तो इसको बाय हार्ट करने में इजी होता है. नाउ लेट अस सी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ओम्स लॉ. तो इसके लिए हम पहले 3 सेल्स को ऐसे अरेंज कर देंगे. हर एक सेल 1.5 वोल्ट का होगा और इसको हम इसे वायर से जोड़ देते हैं. ऑलराइट, और इसको एक रेजिस्टर से जोड़ते हैं. तो ये रेजिस्टर बन गया. ये रेजिस्टर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा ये वोल्ट मीटर, और इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये नापेगा एम मीटर. फिर उसके बाद हमें इस सर्किट को ऐसे कंप्लीट करना है. अब 1 बाय 1 एक एक सेल इसमें अटैच होगा. तो सबसे पहले हम इसको ऐसे अटैच करेंगे. ये डॉटेड लाइन ये बता रहा है कि पहले ऐसा सर्किट होगा, मतलब ये दोनों सेल्स इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ ये एक सेल के वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर जो करंट है वो बनेगा. अब इधर देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव साइड वाला इधर प्लस साइन ऐसे बना देंगे और इधर प्लस साइन इधर ऐसे बनेगा, और जो दूसरा है वो नेगेटिव साइन होगा. राइट, बीच में की लगा देते हैं जिससे हम बताएंगे कि सर्किट में स्विच ऑन है या ऑफ है. राइट नाउ ये ऑन है तो करंट फ्लो हो रहा है. देन उसके बाद क्या होगा, हम इसमें फिर और जोड़ते रहेंगे ऐसे. तो अब 2 सेल आ गया है तो वोल्टेज इंक्रीज हुआ है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग करंट भी इंक्रीज होगा. देन उसके बाद इसको जोड़ देंगे. सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ओम्स लॉ. अब हम ये 4 वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं. हमेशा ये 4 वर्ड्स के बीच में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है. तो रजिस्टर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड रियोस्टाट. सबसे पहले तो रजिस्टर मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. इट कैन बी बल्ब, इट कैन बी फ्रिज, इट कैन बी फैन एक्सेट्रा. सो ऑल दीज आर रजिस्टर्स. मतलब सर्किट में हम जो ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको रेजिस्टर बोलते हैं. इसका कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगा. तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का मतलब है कि हर एक रेजिस्टर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस वैल्यू होता है. जैसे 3 ओम,
20 ohms एक्सेट्रा, ऑल दीज आर रेजिस्टेंस वैल्यूज़। तो बल्ब का अपना अलग रेजिस्टेंस वैल्यू है, फ्रिज का अलग रेजिस्टेंस वैल्यू है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। देन थर्ड इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल कि सपोज 1 मीटर का कॉपर वायर है और 1 किलोमीटर का कॉपर वायर है, अब दोनों का लेंथ डिफरेंट है तो रेजिस्टेंस वैल्यू डिफरेंट ही होगा। बट क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों कॉपर का ही बना हुआ है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी वैल्यू सेम रहेगा। इफ़ द मटेरियल इज सेम देन द रेजिस्टिविटी विल बी सेम। रियोस्टैट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम रेजिस्टेंस वैल्यू सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली अगर एक सर्किट में अगर हम एक रेजिस्टर लगाते हैं, राइट, तो इसमें ये जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो फिक्स होता है। इसमें हम रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम वोल्टेज और करंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो चेंज नहीं होता। लेकिन अगर इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दो, जैसे रियोस्टैट लगा दो, तो उसमें हम हमारे हिसाब से रेजिस्टेंस वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट को रियोस्टैट बोलते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स इन ए सर्किट। अब ये कुछ कॉम्पोनेंट्स है जो हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में देखते हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबा है, लेकिन 10th के लेवल में जितना रिक्वायर्ड है उतना हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक इलेक्ट्रिक सेल से। अब जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं उसके सिंबल के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लार्जर लाइन होगा और एक स्मॉलर लाइन होगा। तो जो लार्जर लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो स्मॉलर लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये है एक इलेक्ट्रिक सेल। अब बैटरी क्या हो जाएगा? द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज बैटरी। इसी सेल को एक के पीछे एक अरेंज कर दो तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 सेल्स को ऐसे ऑल्टरनेटली अरेंज किया है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज बैटरी। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसमें खास ध्यान ये रखना है कि जो ऑल्टरनेट सेल है, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल बाजू वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए, तो ये प्रॉपरली अरेंज कहलाएगा। सो बैटरी इज ग्रुप ऑफ सेल्स। नेक्स्ट इज प्लग की, नहीं तो स्विच। सर्किट डायग्राम में जो हम स्विच बनाते हैं तो स्विच को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 ब्रैकेट से, 2 कर्ली ब्रैकेट से। अब यहाँ पर स्विच ऑन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें बीच में एक डॉट लगाना है। डॉट का मतलब स्विच ऑन है, करंट पास होगा उसमें से। अगर इस डॉट को हटा देते हैं तो ये अभी स्विच ऑफ हो गया। तो यहाँ पर स्विच ऑन बताना है तो यहाँ पर एक डॉट बना देंगे। नेक्स्ट इज स्विच ऑफ। तो सेम हम वही डायग्राम बनाएंगे बट बीच में डॉट नहीं लगाएंगे, तो मतलब अभी ये स्विच ऑफ कंडीशन में है। नेक्स्ट वी हैव इज वायर जॉइंट। तो वायर जॉइंट को ऐसे दिखाना होता है कि एक वायर ऐसा है और दूसरा वायर इससे ऐसे जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर हमारे पास एक सर्किट है, जैसे कि ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर ऐसा, तो एक सर्किट डायग्राम है और कहीं से एक वायर आया और यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है, तो वायर इससे जुड़ा है ऐसा बताने के लिए हम ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं वायर जॉइंट। नेक्स्ट इज वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। मतलब एक वायर इधर ऐसा है और दूसरा वायर में ऐसे बम्पर बना देना है, तो बम्पर दिख गया तो इसका मतलब ये कि ये दोनों वायर्स जुड़े हुए नहीं है। मतलब ये सर्किट है, मान लो कि ये सर्किट डायग्राम में एक वायर ऐसे पास कर रहा है, लेकिन हमें ये बताना है कि ये वायर पार हो रहा है लेकिन जुड़ नहीं रहा है, तो इसमें से बम्पर बनाना होता है। तो ये सिंबल होता है कि वायर्स आर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। अब एक सर्किट डायग्राम में बल्ब को जनरली एक रेजिस्टर की तरह ही बताते हैं, हावेवर बल्ब के लिए एक अलग सा सिंबल है। तो बल्ब को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब। हम एक बल्ब को रेजिस्टर की तरह भी बता ही सकते हैं कि ये बल्ब है, ऐसा बता सकते हैं। बल्ब एक रेजिस्टर ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज रेजिस्टर। तो रेजिस्टर का सिंबल होता है ऐसा। तो सर्किट में रेजिस्टर ऐसा रिप्रेजेंट होता है। नाउ वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड रियोस्टैट। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ऐसे, एक रेजिस्टर बना दो और इसमें एक एरो ऐसे बना दो, तो ये एरो इंडिकेट करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। सो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज रियोस्टैट विच इज़ यूज्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो रियोस्टैट के लिए ऐसा एरो लगाना है। जैसे हमने रजिस्टर के लिए ये सिंबल यूज़ किया है और बल्ब एक रजिस्टर ही है लेकिन बल्ब के लिए एक अलग सा सिंबल आया है, तो सिमिलरली वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है और रियोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस एक डिवाइस है, तो इसके लिए अलग सा सिंबल ऐसा होता है। नाउ फाइनली वी हैव एमीटर एंड वोल्टमीटर। सर्किट में अगर हम एमीटर लगाते हैं तो एक सर्कल ऐसे बना दो और अंदर ए ऐसे लिख दो, तो ये हो गया एमीटर। अब ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा तो वो वाला एंड पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली फॉर वोल्ट मीटर ऑल्सो
वी विल मेक वन सर्कल और अंदर इसे V लिख देंगे, तो ये वोल्ट मीटर है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा ये नेगेटिव एंड। सो दिस इज एमीटर एंड दिस इज वोल्ट मीटर। सो दीज आर द components which we are finding in electrical circuit. So I hope this is clear. Our next topic is series connection and parallel connection. अब इसको समझने के लिए हम 3 बल्ब को कंसिडर करेंगे। सो लेट अस टेक 3 बल्ब्स। तो ये है बल्ब 1, ये है बल्ब 2 और ये है बल्ब 3। ओके, तो हमारे पास 3 बल्ब है, तो हर एक बल्ब में से 2 वायर निकला होता है, ये हमें पहले से पता है। ओके, अब इसको हमें एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना है और इसका वायरिंग ऐसे करना है सच दैट इसका एक एंड इस दूसरे बल्ब के दूसरे एंड से कनेक्ट होगा और ये दूसरा जो बल्ब है वो इस थर्ड बल्ब के इस एंड से कनेक्ट होगा। अब ये वाला जो एंड है वो डायरेक्टली इस बैटरी से ऐसे कनेक्ट होगा और इसका एंड इधर कनेक्ट होगा। तो ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन। ओके, अब ये सेम 3 बल्ब्स को यहाँ पैरेलली कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये पहले तो 3 बल्ब बना देते हैं। सो वी हैव 3 बल्ब्स, द सेम 3 बल्ब्स, बट दिस टाइम वायरिंग हम अलग करेंगे। ओके, तो बैटरी ये है। अब इसमें क्या होगा, सभी बल्ब में से 2 वायर निकला हुआ है, बट ये जो बल्ब के वायर है ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट होंगे ऐसे। ओके, तो जब हर एक बल्ब का जो 2 वायर है वो जब बैटरी से डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट होगा तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शन में हम ये देखते हैं कि ये जो तीनों बल्ब है ये आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर इसमें से कोई एक भी ख़राब हो गया तो बाकी जो बल्ब्स है वो रुक जाएंगे, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होगा ही नहीं। अगर एक ख़राब होता है तो फिर करंट फ्लो आगे होगा ही नहीं। ओके, यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक बल्ब अगर ख़राब होता है तो बाकी के 2 चालू रहेंगे, बिकॉज ये जो बल्ब है ये आपस में रिलेटेड नहीं है। हर एक बल्ब जो है वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, वन मोर थिंग इज़ कि इस सीरीज़ कनेक्शन में करंट के पास एक ही रास्ता है फ्लो करने के लिए। तो यहाँ पर जो करंट आई फ्लो कर रहा है वो सभी बल्ब में सेम होगा, मतलब सभी बल्ब को सेम करंट मिल रहा है। तो करंट हैज़ ओनली वन पाथ टू फ्लो। बट इधर पैरेलल कनेक्शन में क्या देख रहे हैं हम कि हर एक बल्ब जो है वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, तो हर एक इंडिविजुअल बल्ब में डिफरेंट करंट पास हो रहा है अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि करंट हैज़ मोर देन वन पाथ टू फ्लो इन द सर्किट। ओके, अब सीरीज़ और पैरेलल को हमें समझने के लिए हर जगह ये बल्ब बैटरी सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स ऐसे बना देते हैं। सो वी हैव 3 रेजिस्टर्स। ओके, तो ये रेजिस्टर को हमें एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट करना है, राइट। तो इसको हम जोड़ देंगे पहले, तो इसको ऐसे जोड़ दिया। यहाँ पर हमें जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ये एक्चुअली वायर की तरह ही होता है, इसको मिटा देते हैं। तो ये वायर आएगा, इससे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और इसके बीच में एक स्विच प्रोवाइड कर देते हैं और ये स्विच ऑन है। ओके, तो ये है हमारा पैरेलल कनेक्शन। इसमें 3 बल्ब्स रजिस्टर की तरह बताया हुआ है। सेम विथ सीरीज ऑल्सो। इन सीरीज वी विल टेक 3 रेजिस्टर्स लाइक दिस और इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से। ओके, प्लस माइनस और बीच में एक स्विच प्रोवाइड कर दो। ओके, तो ये है सीरीज कनेक्शन और वो है पैरेलल कनेक्शन। In series connection, we see that current has only one path to flow in the circuit, while in parallel connection, we see that the circuit current will get splitted into 3 parts, I1, I2 and I3. ओके, तो ये मेन डिफरेंस है। इसमें जो करंट I है सभी रजिस्टर के लिए सेम करंट I रहेगा। ओके, तो हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। अभी हम डिराइव करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है। हमने देखा है कि 3 रेजिस्टर्स को हम सीरीज में नहीं तो पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसके वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आएगा, इस बैटरी पे कितना लोड पड़ेगा। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस, दूसरा होता है ओवरऑल रेजिस्टेंस, और तीसरा होता है टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ये सब एक ही बात है। ओके, इन सब का मीनिंग एक ही है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो तीन रेजिस्टर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं R1, R2 और R3। तो ये तीनों अरेंजमेंट जो हमने ऐसे सीरीज़ में किया है, इसके वजह से ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस कितना होगा उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब ये पूरा जो सेट है, उस सेट को एक सिंगल रेजिस्टर की तरह अगर हम मानते हैं तो उसका फिर रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आएगा। मतलब ये एक सिंगल रेजिस्टर की तरह अगर हम इसको मान लें तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज़ में कनेक्ट करने की वजह से अलग वैल्यू होगा और पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से अलग वैल्यू होगा। तो इसमें भी ये जो अरेंजमेंट है, इसके वजह से एक रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा, उसको हम RE ऐसे बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो वो हम डिराइव करने वाले हैं। सो वी नीड ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज एज वेल एज पैरेलल कनेक्शन। तो वो भी हम डिराइव करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर भी पहले R1, R2, R3 ऐसे लिख देते हैं और डेरिवेशन हम दोनों कंपेयर करके साथ में करेंगे तो ज़्यादा बेटर हमें समझ आएगा। तो सबसे पहले तो हमने ओम्स लॉ देखा था। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 रेजिस्टर्स और यहाँ पर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स हमें चाहिए, राइट। तो इसका वोल्टेज V है और इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है और सीरीज़ कनेक्शन में करंट के पास एक ही रास्ता है फ्लो करने के लिए। करंट हैज़ ओनली वन पाथ टू फ्लो। सो ये तीनों रेजिस्टर्स के लिए करंट का वैल्यू सेम रहेगा, बट जो वोल्टेज है, जो मेन सोर्स वोल्टेज है, वो वोल्टेज इसमें स्प्लिट हो जाएगा V1, V2 और V3 में। ओके, अब ये तीनों वोल्टेजेस का जो एडिशन वैल्यू है वो टोटल V के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर V1, V2, V3 का मतलब ये है कि V1 मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। सिमिलरली V2 का मतलब है कि ये दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 होगा और ये दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। तो जो V है, जो बैटरी का मेन सोर्स वोल्टेज V है, वो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो ये तीनों का जो एडिशन वैल्यू होगा तो वो V हो जाएगा। ओके, तो अभी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE कैलकुलेट करना है तो पहले हमें ओम्स लॉ अप्लाई करते आना चाहिए। V इक्वल टू IR हमने लिखा था यहाँ पे। तो यहाँ पर इस रेजिस्टर को अगर हम देखते हैं तो V, R और I, V1, R1 और I, ये तीनों को रिलेट करते हुए हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू IR1। ओके, ये वाला जो फॉर्मूला है वो इस रेजिस्टर के लिए। सिमिलरली इस रेजिस्टर के लिए हम लिख देंगे V2 इज इक्वल टू IR2 इसके लिए, और यहाँ पर हो जाएगा V3 इज इक्वल टू IR3। तो ये ओम्स लॉ हमने लगाया है 3 डिफरेंट रेजिस्टर्स के लिए। अब ये जो मेन सोर्स वोल्टेज है V, उसका वोल्टेज V है और सर्किट करंट I है। तो ये तीनों का जो सेटअप का जो इक्विवेलेंट है वो अगर RE होता है तो इन तीनों को रिलेट करते हुए हम लिख देंगे V इज इक्वल टू IRE। तो ये जो 4 फॉर्मूला हमें दिख रहा है, ये 4 फॉर्मूला हमें डेरिवेशन में अप्लाई करना है तो उससे हमें RE का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब एक फार्मूला हम डिराइव करना चाहते हैं RE के लिए, तो फार्मूला डिराइव हो जाएगा। तो इसको डिराइव करने के लिए जो चीज़ स्प्लिट होता है उसमें हमें इक्वेशन बनाना चाहिए। तो सीरीज़ कनेक्शन में करंट सेम है, वोल्टेज स्प्लिट हो रहा है, तो वोल्टेज में इक्वेशन बनाएंगे। सो वी विल राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो ये इक्वेशन बन गया। अब V के जगह पे हम ये ओम्स लॉ का इक्वेशन लिखेंगे। मेन जो सोर्स वोल्टेज V है उसके लिए क्या था इक्वेशन, V इज इक्वल टू IRE, ये इक्वेशन था, राइट, जिसमें RE का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो ये V के जगह पे ये लिख देंगे IRE। अब V1 के जगह क्या लिखेंगे, ये वाला इक्वेशन, दिस विल बिकम IR1। सिमिलरली हियर IR2 एंड हियर IR3। सो लेट मी रिपीट वंस अगेन कि यहाँ पर I1, I2, I3 इसीलिए नहीं लिखा बिकॉज ये पूरे सर्किट में करंट सबके लिए सेम है, करंट स्प्लिट नहीं हो रहा है, करंट के पास एक ही रास्ता है फ्लो करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस IRE एज इट इज़, और इसमें से करंट कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके,
अब ये आई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा आर ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. सो दिस इज़ अवर फाइनल इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन. इसका मतलब ये है कि अगर रेजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस होगा. मतलब सारे रेजिस्टेंस वैल्यूज़ को ऐड कर देना है सिंपली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए इन सीरीज कनेक्शन. Okay, now let's see for parallel connection. In parallel connection, the circuit current I will get splitted into three parts because we are having three resistors, so three parts I1, I2 and I3. यहाँ पर जो मेन जो करंट है वो ये थ्री पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा बिकॉज करंट हैज़ मोर देन वन पाथ टू फ्लो हियर, तो मल्टीपल पाथवेज है. और हमने देखा था कि अगर ये बैटरी का वोल्टेज V है तो पैरेलल कनेक्शन में हर एक रेजिस्टर वोल्टेज से डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो ये तीनों रेजिस्टर के पास वोल्टेज सेम होगा जो यहाँ पर वोल्टेज अवेलेबल है. तो जितना यहाँ पर वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज सारे रेजिस्टर पे होगा. सो इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल द रेजिस्टर्स while the current gets divided across each resistor. Now for derivation what we will do, जो चीज़ स्प्लिट हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा है उसमें इक्वेशन बनाना है. सो वी विल राइट I is equal to I1 प्लस I2 प्लस I3. यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट में हमने इक्वेशन लिख दिया. तो टोटल करंट है, ये तीनों का एडिशन करने पर ये वैल्यू मिलेगा. अब जैसे वहाँ पे हमने इक्वेशन बनाया था इधर भी हम इक्वेशन बनाएंगे. यहाँ पर ये दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, R1 रेजिस्टेंस है और I1 करंट फ्लो हो रहा है इसमें से. तो ये तीनों को रिलेट करते हुए इक्वेशन क्या बनेगा, इधर हो जाएगा V इज इक्वल टू I1 R1. ये इक्वेशन इसके लिए. सिमिलरली इधर बन जाएगा V इज इक्वल टू I2 R2. एंड ये थर्ड रेजिस्टर के लिए V इज इक्वल टू I3 R3. और इसका सेटअप की वजह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर RE आता है, इधर RE इधर लिख देते हैं RE, तो इधर वोल्टेज V है, मेन सर्किट करंट I है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE है, तो V इज इक्वल टू IRE. ये चार इक्वेशंस यूज़ होने वाला है. लेकिन इधर इक्वेशन तो करंट के फॉर्म में है, तो इसको करंट के फॉर्म में अगर लिखना है तो I1 विल बी रिटन एज V अपॉन R1. यहाँ लिख देते हैं I1 विल बी रिटन एज V अपॉन R1. सिमिलरली I2 विल बी V अपॉन R2 एंड I3 विल बी V अपॉन R3 एंड I विल बी रिटन एज V अपॉन RE. तो RE के लिए इक्वेशन बनाना है. तो ये सारा वैल्यूज जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या मिलता है, यहाँ पर हो जाएगा V अपॉन RE, इधर हो जाएगा V अपॉन R1, यहाँ पर V अपॉन R2 और इधर V अपॉन R3. नेक्स्ट स्टेप में वोल्टेज कॉमन निकाल लेंगे. तो V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ओके, और यहाँ पे V आ जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये V कैंसल आउट हो जाएगा और हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन. सो हियर इट मीन्स दैट in parallel connection the equivalent resistance is the summation of reciprocal values of all the individual resistance values, and that will be giving the reciprocal of equivalent resistance in parallel connection. So I hope this much is clear. अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का. सीरीज कनेक्शन में द करंट इज सेम फॉर ऑल द रेजिस्टर्स इन द सर्किट, while in parallel connection the current is divided among all the resistors in the circuit. In series connection current has only one path to flow. In parallel connection current has more than one path to flow. It means it is getting splitted, it is getting divided. Then voltage is divided among the resistors in series connection. In parallel connection voltage is same for all the resistors. In series connection the equivalent resistance is given by this equation. All the resistors are getting added. In parallel connection we can see the equation is given by the reciprocal values. Okay, addition of reciprocal values. Now in series connection RE is more than the highest value of resistance in the circuit. इसका मतलब ये है कि पूरे सर्किट में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा रेजिस्टर उससे भी ज़्यादा वैल्यू होगा ये RE का वैल्यू. मतलब ऑब्वियसली ये ऐड हो रहा है तो ऑब्वियस बात है.
और ये पैरेलल कनेक्शन में हम क्या देखते हैं कि आर ई इज़ लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट, मतलब पूरे सर्किट में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा रेजिस्टेंस, उससे भी कम वैल्यू होगा आर ई का वैल्यू पैरेलल कनेक्शन में। नाउ इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी वन रेजिस्टर इज डैमेज्ड then all the other resistors will stop working. In parallel connection, a resistor will not be affected by the damage of other resistors in the circuit. So I hope this is clear. Our next topic is combination of resistors. अब ऐसे combination of resistors topic में हमें एक ऐसा सर्किट मिलेगा जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों टाइप का कनेक्शन होगा। तो अब यहाँ पर हम 4 रेजिस्टर्स को कंसिडर करते हैं और ये 4 रेजिस्टर्स को हम डिफरेंट बेस में कनेक्ट करते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों आएगा। तो ऐसे केस में इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करना है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट अस कंसिडर 4 रेजिस्टर्स। यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट किया गया है, R1 R2 ये दो सीरीज में है, सिमिलरली R3 एंड R4 सीरीज में है और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। ओके, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देन एक स्विच, और हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। अब यही 4 रेजिस्टर्स को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में है, R1 R2, और इन दोनों को अगेन दूसरे सेट में सीरीज में लगाएंगे। ये है R3, ये है R4, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर हम सीरीज का एक सेट लगा देंगे ऐसे। ओके, तो इसको भी एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। स्विच ऑन। सो हियर वी हैव द अरेंजमेंट प्लस माइनस। तो ये आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पर ये दोनों सर्किट में अगर आप ध्यान दोगे तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों है। तो ऐसे केस में इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना है, पहले इसको देखते हैं। तो करना कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। ये दोनों आपस में सीरीज है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक नया रेजिस्टर ऐसा बनेगा, नया अरेंजमेंट ऐसा बनेगा जिसमें 2 रेजिस्टर्स आपस में ऐसे पैरेलल हो जाएंगे। ओके, तो ये जो है इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ RS1। RS1 का मतलब है कि ये दोनों जो सीरीज़ में है उस सीरीज़ का इक्विवेलेंट। सिमिलरली ये दोनों सीरीज़ में है आपस में, तो ये बन जाएगा RS2। ओके, अब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो जो फाइनल इक्विवेलेंट है वो हमें मिल जाएगा 1/RE इज इक्वल टू 1/RS1 प्लस 1/RS2। और ये RS1 कैसे मिलेगा? RS1 विल बी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और RS2 विल बी इज इक्वल टू R3 प्लस R4। क्या हुआ इधर? एक्चुअली ये दोनों आपस में सीरीज में है तो इसको पहले सेपरेटली इक्विवेलेंट फाइंड कर लो। हमने देखा था डेरिवेशन में कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कनेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यूज़। तो यहाँ पर ये दोनों का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है इसको ऐड करेंगे तो हमें इसका इक्विवेलेंट मिलेगा जो यहाँ पे बनाया है। सिमिलरली ये दोनों सीरीज़ में है तो इसका इक्विवेलेंट इन दोनों को ऐड करने पर आता है, तो उसको मैंने नाम दिया RS2। अब ये दोनों जो सेट है ये आपस में पैरेलल में है और पैरेलल कनेक्शन में हमने इक्वेशन निकाला था कि 1/RE इज़ 1/R1 प्लस 1/R2। तो इधर हमारा RS1 और RS2, तो ऐसे करने पर हमें इस पूरी चीज़ का टोटल इक्विवेलेंट मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं इधर क्या होगा। इधर R1 और R2 आपस में पैरेलल में है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अब ऐसे, ये हो जाएगा RP1। इसको RP1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो ये सेट का मैंने RP1 ऐसे नाम दिया है। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल में है तो ये RP2 हो जाएगा, राइट। फिर ये दोनों आपस में सीरीज़ में है तो हमें इक्विवेलेंट मिल जाएगा RE इज इक्वल टू RP1 प्लस RP2। तो हमें फाइनल इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब RP1 और RP2 कैसे मिलेगा? पैरेलल कनेक्शन का इक्वेशन हमने देखा था कि रेसिप्रोकल वैल्यूज़ ऐड होते हैं। तो 1/RP1 विल बी इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इस रीजन में, और 1/RP2 विल बी इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे तो न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही सॉल्व होगा।
तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस दिया होगा, तो इंडिविजुअल वैल्यूज़ पहले सॉल्व होगा, फिर उसके बाद हमें फाइनल इक्विवेलेंट मिल जाएगा. सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. हमने ऑब्जर्व किया कि जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करता है तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ़ैन है, वो थोड़ी देर बाद अगर हम फ़ैन को टच करें तो फ़ैन गर्म हो जाता है. लाइट बल्ब ऑल्सो, कि थोड़ी देर वो लाइट अप रहेगा, उसके बाद जब हम बल्ब को टच करते हैं तो बल्ब गर्म हो जाता है. तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है वो वर्क के साथ साथ हीट अप भी हो रहा है. तो जो हीटिंग है उस हीटिंग को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब जूल ने एक्सपेरिमेंटली ये बताया है कि जो हीट प्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट. It is proportional to resistance of the resistor and it is proportional to the time period during which the electric current is flowing through the resistor. तो ये एक्सपेरिमेंटली बताया था जूल ने. अगर इन सबको हम साथ में लिखते हैं तो हमें मिलता है H is proportional to I square R T. तो H will be is equal to I square R T. यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को 1 मान लिया है. तो ये इक्वेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अब जूल ने इसको एक्सपेरिमेंटली बताया था, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लाना है. तो शुरू करने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम. ओके, ऑल्सो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम. तो कोई भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें रेट मिलता है. सो पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र और द रेट ऑफ वर्क डन. अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में इसको समझना है. तो अगर एक बैटरी है हमारे पास और इसको अगर हम एक रेजिस्टर से कनेक्ट करते हैं, जैसे एक लाइट बल्ब ले लेते हैं, तो लाइट बल्ब में हम देखते हैं कि इसमें ये जो बैटरी का केमिकल एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी यहाँ पर हमें वर्क आउटपुट दे रहा है. लेकिन सपोज ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता, मतलब इसमें मैंने सिर्फ वायर लगाया है और कुछ नहीं लगाया है, तो वायर का कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है. तो इसमें जो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क आउटपुट में ट्रांसफ़र हो रहा है. तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक वर्क मिल रहा है और इधर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी. तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन देना है. हमने पढ़ा है कि ये पूरे चैप्टर में वर्क से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला है, दैट इज V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो वर्क का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू VQ. तो VQ अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑब्टेन्ड हियर ऑन दिस वायर. और ये जो वर्क है इस बैटरी का केमिकल एनर्जी से प्रोवाइड हो रहा है, राइट. और पावर के टर्म्स में अगर हमें लिखना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्क को हम पावर के टर्म्स में लिखें तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम. तो यहाँ पे लिख देंगे VQ अपॉन टाइम. वर्क के जगह पे VQ लिखा हुआ है, इस रीजन की हम बात कर रहे हैं. तो VQ अपॉन टाइम. और हमने पढ़ा है कि Q अपॉन T द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो VI. तो ये इलेक्ट्रिक पावर का एक्सप्रेशन हमने बनाया है, ये आगे टॉपिक आता है, लेकिन अभी हमने पहले से ही देख लिया है कि इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. अब इलेक्ट्रिक पावर का एक्सप्रेशन तो हमें मिल गया. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो बैटरी प्रोवाइड कर रहा है उसके टर्म्स में अभी एक्सप्रेशन बनाना है, बिकॉज यहाँ पर हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं. ये जो वायर हीटअप हो रहा है दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट. तो वी कैन राइट पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम. द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज पावर. तो एनर्जी विल बी रिटन एज E इज इक्वल टू P इंटू टी. और पावर के जगह पे हम यहाँ पर इस रीजन से जो डिराइव करके लाए थे उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वोल्टेज इंटू करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम. तो ये जो एनर्जी है यही हमारा हीटिंग इफेक्ट है. तो E की जगह पे H लिख देंगे. H इज़ द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड बाय दिस बैटरी. ओके, सो H इज इक्वल टू VIT ऐसा एक्सप्रेशन बनता है. H इज इक्वल टू VIT, राइट. अब यहाँ पर ओम्स लॉ लगा देंगे फॉर ए स्टेडी करंट. स्टेडी करंट का मतलब करंट जो चेंज नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट करंट का अगर फ्लो हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर H इज इक्वल टू VIT जनरल इक्वेशन बनता है. तो इधर हम ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे. H इज इक्वल टू V की जगह पे IR लिख देंगे, IR. और जो रिमेनिंग वैल्यूज है I इंटू टी. तो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है I स्क्वायर R T. सो दिस इज हाउ वी आर डिराइविंग the expression of Joule's law of heating mathematically.
सो आई होप दिस इज़ क्लियर। हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ लिया है, अब हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर वर्क करता है तो हम ये नहीं चाहते कि वो हीटअप हो, राइट, क्योंकि हीटअप होना एक तरह से एनर्जी का लॉस है, एनर्जी डिसिपेट हो रहा है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि वो हीटअप हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक हीटर है, ओवन है, टोस्टर है, एक्सेट्रा। तो ये सारे मशीन्स है जो इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इन मशीन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो हम इस टॉपिक में हम मेजरली बात करेंगे एक इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज़ के बारे में। ओके, सो बल्ब के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। पहले तो बल्ब एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट से लाइट एमिट करता है, लेकिन बल्ब के अंदर एक छोटा सा पतला सा मेटल का पीस होता है, उसको फिलामेंट बोलते हैं। ओके, फिलामेंट। तो बल्ब एक्चुअली काम कैसे करता है, अगर हम बल्ब को ऐसे बनाएं तो ये बल्ब के अंदर एक छोटा सा मेटल का पीस होता है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। और ये फिलामेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी हाई रखते हैं। तो जनरली टंगस्टन यूज़ होता है। टंगस्टन इज़ द मटेरियल, टंगस्टन इज़ द मटेरियल विच इज़ यूज्ड एज ए फिलामेंट ऑफ द बल्ब। अब इसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल देते हैं और कोई इनर्ट गैस जैसे आर्गन को भर देंगे, तो आर्गन गैस इसमें भरा होता है। इसीलिए क्योंकि ये वेरी हाई टेम्परेचर में इसको मेंटेन रहना होता है विदाउट ब्रेकिंग। अगर अंदर ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीडाइज होकर टूट जाएगा। तो इसमें इनर्ट गैस भरा होता है और इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा और कुछ पोर्शन ऑफ लाइट ये एमिट करेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब काम करता है। सो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट जो लाइट बल्ब है वो लाइट एमिट कर पा रहा है। ओके, नाउ सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। हमने पढ़ा है कि हमारे घरों में जो भी अप्लायंसेस कनेक्टेड है वो सारे पैरेलली कनेक्टेड है, लेकिन कभी कभी फ्लक्चुएशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट अचानक से हाई आ सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ गया तो उसमें सारे अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं। तो सारे अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है हमारा फ्यूज़। फ्यूज़ एक बहुत ही पतला सा एक मेटल का पीस है जिस पे अगर थोड़ा सा हाई वैल्यू ऑफ करंट आ गया तो वो हीटिंग की वजह से टूट जाएगा। तो इसको टिपिकली हम ऐसे बता सकते हैं कि हमारे घर में कुछ अप्लायंसेस हैं, जैसे डोंट माइंड माई ड्राइंग, ओके, लाइट, पंखा, फ्रिज, इन सबको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, राइट। तो ये सब पैरेलली कनेक्ट होगा और इसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट होगा फ्यूज़। सो फ्यूज़ को अप्लायंसेस में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। और सपोज़ मान लो कि फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा करंट आ गया, तो हाई वैल्यू ऑफ करंट आएगा तो ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा। तो फ्यूज़ ब्रेक होने पर बाकी जो अप्लायंसेस है वो बच जाएंगे। अगर यहाँ फ्यूज़ नहीं होता तो जो हाई वैल्यू ऑफ करंट है ये सभी में से पास होगा और सारे अप्लायंसेस ख़राब हो जाएंगे। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे घरों में फ्यूज़ लगा होता है। तो फ्यूज़ एक बहुत ही पतला मेटल है जो हीटिंग इफेक्ट की वजह से ब्रेक हो जाता है अगर हाई वैल्यू ऑफ करंट इसमें से पास होगा तो। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जिसका पावर है किलोवाट्स में और स्विच बोर्ड में से आ रहा है 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम देखें तो P = VI हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पावर, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाएगा P/V। तो यहाँ पे किलोवाट है तो मतलब 1000 वाट, तो इसमें 1000 लगा दो और इसमें 220 ऐसा अप्लाई कर दो, तो इसका आंसर आता है 4.5 के आसपास। तो मतलब इसके राउंड फिगर में 5 एम्पियर जितना अलाउेबल करंट वाला फ्यूज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आ गया तो फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस प्रोटेक्ट हो जाएंगे। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट करते हैं और उसका ऐसा यूनिट होता है वाट, WATT, वाट। हम जब भी बल्ब खरीदते हैं तो बल्ब के ऊपर रेटिंग लिखा होता है कि उसमें 220 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज होना चाहिए और वो 100 वाट का बल्ब होता है ऐसा, तो 100 W। तो जो W लिखा रहता है वो उसका पावर रेटिंग होता है। वो एक्चुअली ये बताता है कि इतने वोल्टेज सोर्स में इतना पावर में बल्ब वर्क करेगा ऐसा। सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट्स, इट इज़ डिनोटेड बाय P। हमने इलेक्ट्रिक पावर ऑलरेडी डिराइव कर लिया है, दैट पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, फिर से कर लेते एक बार
कि पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क से रिलेटेड हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, देयर फोर दैट इम्प्लाइज W विल बी इज इक्वल टू वी क्यू। इस वर्क को यहाँ लिख देते हैं, तो वी क्यू अपॉन टी, और Q अपॉन टी बन जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। सो पावर का एक्सप्रेशन हो जाता है पावर इज़ V इंटू आई। अब यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो दो और फॉर्मूला हमें मिल सकता है कि P इज इक्वल टू V के जगह पे IR लिख देंगे, ओम्स लॉ इंटू आई, V के जगह पे IR लिख दिया तो ये बन जाएगा I स्क्वायर R। सो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। अब V के जगह पे अगर हम I के जगह पे ओम्स लॉ अप्लाई करते तब क्या होगा, तो V अपॉन R लिख देंगे I के जगह पे, बिकॉज ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, तो I के जगह पे लिख देंगे V अपॉन R, तो I के जगह पे V अपॉन R लिखा है तो V स्क्वायर अपॉन R ऐसे बन जाएगा। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला है पावर का। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन में सीरीज़ कनेक्शन है, करंट स्टडी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में स्विच बोर्ड में से करंट आ रहा होता है, तो स्विच बोर्ड वाला जो वोल्टेज है वो हम फिक्स ऐसे मानते हैं, तो फिक्स वोल्टेज पैरेलल कनेक्शन उसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। और एक रेजिस्टर में अगर वोल्टेज और करंट दोनों नोन है तो हम P इज इक्वल टू वी आई ये इक्वेशन लगा के पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट द जनरल इक्वेशन ऑफ पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। इसके अलावा ये दो फॉर्मूला भी होता है पावर का। अब हम उस फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ 1 वाट। पावर का यूनिट वाट होता है, तो अगर 1 वाट अगर हमें डिफाइन करना है तो हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 एम्पियर, तो हमें मिलता है 1 वाट। सो आई होप दिस इज क्लियर। 1 watt is defined as when 1 volt of potential difference is provided and 1 ampere is current is flowing, then we define it as 1 watt. Our next topic is commercial unit of electric energy. जनरली हम जब एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम उसको जूल्स में डिस्कस करते हैं, राइट। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, जब कमर्शियली उसको अवेलेबल करवाते हैं, तो जूल्स बहुत ही छोटा यूनिट हो जाता है, बिकॉज हम घरों में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो किलोवाट आवर में होता है, राइट। तो ये जो किलोवाट आवर है इसी को यूनिट्स बोलते हैं। अब कुछ एरिया में एक यूनिट का 5 रुपया होता है, कुछ रीजन में एक यूनिट का 7 रुपया 8 रुपया, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन यूनिट का अलग अलग रेट होता है। तो ये जो यूनिट है उसको 1 किलोवाट आवर ऐसा बोलते हैं। सो आई कैन राइट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब ये वाट देख के हमें लगा कि पावर है, बट ये पावर नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, बिकॉज पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, सो एनर्जी विल बी पावर इनटू टाइम। तो वाट्स ऐसा यूनिट ऑफ पावर है, लेकिन इसके साथ में ये आवर मल्टीप्लाइड है। आवर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, सो पावर इनटू टाइम, दिस इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो 1 किलोवाट आवर है, जो कि 1 यूनिट है, ये जूल्स में कितना होगा। ओके, सो 1 किलोवाट आवर इसको लिख देंगे, के की जगह पे 1000 लिख देंगे, तो 1000 वाट आवर ऐसा लिख दिया। अब इस आवर के जगह पे हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जूल स्टैंडर्ड यूनिट है, तो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड्स होता है। सो हम इसको लिख देंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3600 वाट सेकेंड्स। ये 3600 होता है 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होता है, इसीलिए तो आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 मल्टीप्लाई हो गया। सो इसको हम क्या लिखे अभी 36 इंटू 50 से 1 2 3 4 5। अब वाट इंटू सेकेंड, पावर इंटू टाइम, एनर्जी, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका स्टैंडर्ड एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्म जूल्स में आ गया है। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 5 0 इधर और एक डेसिमल इधर लेके आएंगे, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स ऐसे कन्वर्ट हो गया है। सो वी कैन राइट दैट 1 किलोवाट आवर इज़ 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स होता है। इसको याद करना भी सिंपल है, 3.6 10⁻⁶, 6 इधर 6 उधर। ओके, सो 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। ऑल राइट, सो दिस मच वॉज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश किया है। अगर कोई टॉपिक छूट गया तो आई एम वेरी सॉरी। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
So please like, subscribe and share this video. Thank you for watching. See you next time.